आज बीकानेर शहर और देहात के जिला अध्यक्ष आदरणीय मेरे साथ विष्णाराम सियाग जी, आदरणीय बड़े भाई हमारे मदन मेघवाल जी, मंचासन सभी अतिथिगण, सामने बैठे मेरे पत्रकार भाई, सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है मनरेगा बचाओ संग्राम और एआईसीसी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज की हमारी प्रेस वार्ता है। मनरेगा को लेके जो इन्होंने हमारे नरेगा को बदल कर इन्होंने जो बीबीजी जी राम किया इन्होंने, उसको लेके है। हमारी कल 8 तारीख को भी हमारे प्रदेश लेवल के वरिष्ठ कांग्रेस जन जो हमारे नेता थे उनकी बैठक हुई थी। उसके पश्चात आज हमारे पूरे राजस्थान के अंदर प्रदेश जो हमारे जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन पे प्रेस वार्ता है। कल हमारा 11 तारीख को सभी जो जिला मुख्यालय है जहां पे हमारा एक दिन का उपवास रहेगा। 12 से 29 जनवरी तक हर पंचायत और चौपाल पे हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। 30 जनवरी पर हमारे जो वार्ड हैं, हमारे ब्लॉक हैं, वहां हम इस जन आंदोलन को लेके जाएंगे। फिर 31 से 6 फरवरी के बीच कलेक्टर ऑफिस के बाद हमारा धरना रहेगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच विधानसभा का हमारा घेराव रहेगा और 16 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच हमारी बड़ी रैली रहेगी। ये हमारे एआईसीसी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारा कार्यक्रम रहेगा। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है कि जिस तरह से इन्होंने हमारी केंद्र में बैठी हुई जो भाजपा की सरकार है, महात्मा गांधी हमारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इनको इन्होंने खत्म किया है। उसका नाम बदलकर इन्होंने बीबीजी राम अधिनियम बनाया है। तो ये एक देश के गरीब जो असहाय लोग थे उनके हितों पे कुठाराघात किया। इस तरह से इन्होंने जो एक रोजगार पाने का हमारा कानूनी अधिकार था उसको खत्म किया है। इसको लेके आज हमारी प्रेस वार्ता है। इसके अंदर जो कानून में इन्होंने बदलाव किए हैं, ये कानून हमारे 2005 में बना था, 6 में लागू हुआ था और जनता को रोजगार मिल रहा था, आराम से जनता अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन इस कानून को बदलकर जो हमारे काम का कानूनी अधिकार था उसकी आत्मा पे इन्होंने कुठाराघात किया है। इस योजना को बनाकर जो केंद्र की सरकार है अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती है। अब केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र में अधिसूचना जारी करेगी तभी ये रोजगार सबको मिलेगा। पहले कोई भी आदमी था वो मनरेगा थी, वो मांग पे आधारित थी। कोई व्यक्ति है वो काम की मांग करता था तो 15 दिन के अंदर अंदर सरकार को वो जो रोजगार था उस व्यक्ति को देना था, उनकी मजबूरी। अब ये नया बिल आया है, इसके अंदर आपकी जो मांग है उसको आपूर्ति पे आधारित करती है। अब केंद्र सरकार है जो बजट तय करेगी उस सीमा के अनुसार ही आपको काम मिलेगा। अगर बजट खत्म है तो आपका काम खत्म है, आपका दाम खत्म है। तो ये एक तरह के गरीब के पेट पर इन्होंने लात मारी है। इस तरह से हमारे जो राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी के नाम से कितनी नफरत है इन लोगों को। इस बिल के अंदर पहले जो रोजगार था हमें 12 महीने मिलता था। अब इन्होंने इस बिल के अंदर क्या संशोधन किया है, यह एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया। इसके अंदर इन्होंने एक ब्लैकआउट पीरियड घोषित किया है 60 दिनों का, जो एक कहते हैं कि 2 महीने तक ये आपको कोई काम नहीं देगा। जबकि पहले 12 महीने हमें रोजगार था, वो एक गरीब को, एक मजदूर को रोजगार दिया जाता था। तो इन्होंने एक तरह का ब्लैकआउट पीरियड घोषित किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो गरीबों हैं, दलितों, मजदूरों की कमर तोड़ने की साजिश इन्होंने की है। जब एक मजदूर को काम की जरूरत होगी तो ये लोग अपने हाथ खड़े कर देंगे। उस इंसान को पेट भरने के लिए कम दाम पे मजदूरी करनी पड़ेगी और किस तरह से उसका है वो शोषण होगा। तो इस जो कानून में इन्होंने बदलाव किया पूरा का पूरा एक तरह से मजदूरी खत्म करने का नहीं, मजदूर को खत्म करने का काम किया इन्होंने। और इसके साथ साथ इन्होंने जो राज्यों का गला घोटा है, पहले कांग्रेस के टाइम में जो मनरेगा है 100% राशि है वो केंद्र सरकार वहन करती थी। लेकिन इस बिल के अंदर जो इन्होंने संशोधन किया है इसमें 40% जो राशि है वो स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी और जो 60% राशि है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। तो किस तरह से हमारे जो राजस्थान जैसे राज्य इस पे वित्तीय बोझ इन्होंने डाला है, ये किस तरह से राज्य ये काम दे पाएगा। इसमें एक सीमित बजट, अगर कोई व्यक्ति काम मांगेगा तो स्टेट गवर्नमेंट बजट का बहाना बना करके हमारे पास बजट नहीं है वो काम नहीं खोलेगी। पहले एक असीमित संख्या में जो रोजगार था वो एक बेरोजगार व्यक्ति को दिया जाता था।
लेकिन इस हमारे असीमित रोजगार को इन्होंने सीमित कर दिया है और राज्यों पर एक वित्तीय बोझ डालने का इन्होंने इस कानून के माध्यम से भाजपा के केंद्र में बैठी सरकार ने काम किया है। और दिल्ली से जो काम है वो एक रिमोट कंट्रोल इन्होंने जो केंद्रीकरण है वो दिल्ली के अंदर कर दिया है। पहले जो हमारी ग्राम सभा उसमें तय होता था, किस तरह से इन्होंने हमारी ग्राम सभा पर हमारे लोकतंत्र पे हमला किया है। मनरेगा में 73वें संशोधन के तहत ग्राम सभा खुद तय करती थी कि हमें क्या काम करने हैं, क्या काम नहीं करने हैं। अब इस नए बिल के अंदर इन्होंने क्या किया है कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए जो बाबू है पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना के जरिए ये तय करेंगे। तो हमारे लोकतंत्र पे हमला, हमारी जो लोकतंत्र की सबसे नीचे की इकाई है हमारी ग्राम सभा मानी जाती है, उसको किस तरह से इन्होंने खत्म करने का काम किया है। पहले एक ग्राम सभा थी वो अपने जरूरत के अनुसार काम तय करती थी, पंचायतें काम उसमें करवाती थी जनता के हिस्से से संबंधित। लेकिन आज हमारी जो पंचायतें हैं सिर्फ इनकी जो डेटा एंट्री है वो एक बनकर सीमित रहेगी कि इनके जितनी भी डेटा की एंट्री है वो ही करेगी और ग्राम सभा कुछ भी नहीं करेगी। और इसके साथ साथ तकनीकी के नाम पर भी इन्होंने मजदूरों का बहिष्कार किया है बायोमेट्रिक के माध्यम से, कि वो मशीन के ऊपर जब आपका अंगूठा लगेगा तो आपकी हाजिरी तय होगी। अगर आपका अंगूठा नहीं आता उसमें तो ना आपको काम मिलेगा, ना आपको दाम मिलेगा, ना आपकी हाजिरी लगेगी। तो इस तकनीकी का, इस टेक्निकल चीज को इन्होंने लेके किस तरह से मजदूर का एक बहिष्कार किया है। क्यों एक आदमी लगातार खेत में वो काम करता है तो कई बार उसके अंगूठे पे बनी हुई लाइनें वो घिस जाती हैं, लेकिन वो मशीन के ऊपर उसका निशान नहीं आया तो मजदूर वो इस रोजगारी से वंचित रह जाएगा, उस मजदूर को रोजगार नहीं दिया जाएगा। दूसरा इन्होंने सबसे बड़ी बात कही है इस कानून के अंदर कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे। मेरा मानना है कि जो भ्रष्टाचार को नहीं रोकेंगे, जो मजदूरों को रोकने का काम इन्होंने जियो टैगिंग और ऐप के जो जरिए निगरानी रख रहे हैं, ये काम को जटिल बनाने के लिए पहले सोशल ऑडिट के माध्यम से ये काम किया जाता था। कई तो ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे नेट भी नहीं रहता है, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होती है, तो ये एक तरह का दिल्ली का डैशबोर्ड के भांति इन्होंने जारी कर दिया है। ये जवाबदेही नहीं बल्कि एक निगरानी तंत्र बनाकर इन लोगों ने छोड़ दिया है। और इसके साथ साथ मेरा तो इस तरह से जो इन्होंने हमारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून था वो लोगों को किस तरह से रोजगार देता था, किस तरह से लोग काम मांगते थे उनको काम दिया जाता था। लेकिन भाजपा की सरकार जो राजस्थान में भाजपा की सरकार कांग्रेस के समय से चल रही थी, जितनी भी योजनाएं हैं उनका नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं इनको। ये इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें ये योजनाएं हमारी कांग्रेस की डालते हैं, वो धुल कर आती हैं, उनका नाम बदल कर ये काम। इनका कोई विजन नहीं है, इनका कोई लेना और देना नहीं है। वर्तमान के अंदर 2 साल का भाजपा का हमने शासन देखा राजस्थान के अंदर, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं। किसान सड़क पे है, चाहे वो पानी की मांग को लेके, चाहे वो यूरिया की मांग को लेके, चाहे वो डीएपी की मांग को लेके, और कोई इनका विजन नहीं है। धरातल पर 2 साल के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनको महात्मा गांधी से ऐसी क्या नफरत थी जिसको हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व भी मानता है, एक राष्ट्रपिता के नाम से वो व्यक्ति जाना जाता है। लेकिन हम भाजपा से कहना चाहते हैं, महात्मा गांधी एक नाम ही नहीं, एक विचारधारा, उस विचारधारा को आप खत्म नहीं कर पाओगे। हम इस आंदोलन को प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, गांव गांव, ढाणी ढाणी, बूथ बूथ तक इस मनरेगा का नाम बदलकर जो भाजपा की सरकार ने किया है, किस तरह से मजदूरों के हितों पे कुठाराघात किया है। तो 2 महीने हमारा कार्यक्रम रहेगा। हम एक जन आंदोलन के रूप में इसको हम जमीनी स्तर पे लेके जाएंगे। जनता को इस कानून के बारे में हम जागरूक करेंगे, बताएंगे। एक मजदूर की, एक किसान की, एक छोटे से छोटे तबके की जो व्यक्ति अंतिम छोर पे बैठा है, उसकी लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। लगातार हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। धन्यवाद शिमला जी ने आपको पूरी बातें बताई। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कल हमारा गांधी जी का, महात्मा गांधी का जो पार्क है, वहाँ पर 12 बजे से उपवास का कार्यक्रम है। एक पीछे एआईसीसी और पीसीसी से जो कार्यक्रम आए उसके अनुसार 12 बजे कल हमारा उपवास है। फिर 12 तारीख से तमाम जो बीकानेर जिले की ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में हमारे कार्यक्रम होगा।
मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि तमाम हमारे ये कार्यक्रम आप सबको भेजे जाएंगे। हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो योजना ये लेके आए हैं बीबी गप्पू राम जी की, इस योजना में मजदूरों की जो इन्होंने कमर तोड़ी है, पूरे बीकानेर जिले में नहीं पूरे हिंदुस्तान के जो मजदूर वर्ग है, नरेगा के जो मनरेगा के काम कर रहे थे, उन सब में आक्रोश है। और जो इसको खत्म करने का मैडम ने जैसा बताया 60-40 का जो रेशियो है, उस पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आज तक 10 रुपए का जो रेशियो था, उसमें भी राज्य सरकार 10% देना भी उनके लिए सक्षम नहीं थे। अब उनके लिए 40% देना असंभव है, क्योंकि राज्य सरकारें खुद जब जीएसटी का पैसा केंद्र से आता है तो उसके लिए इंतजार करते रहते हैं, और ये देना तो अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए इसको खत्म करने का यह महत्वपूर्ण जो योजना थी, उसको खत्म करने का इन्होंने जो काम किया है, उसके खिलाफ हमारा जो ये आक्रोश है, ये जो आंदोलन है, वो लगातार 25 फरवरी तक चलेगा। ये आपको सारी बताइए। अब मैं शहर अध्यक्ष मदन गोपाल जी मेघवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद साहब, आप सभी का इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मेरे से पहले हमारे बीकानेर जिले की प्रभारी शिमला जी ने इस योजना के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं कुछ बातें इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य था देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, विशेष करके जो सबसे कमजोर तबका और मध्यम वर्ग के बीच का जो तबका है, उस तबके का सशक्तिकरण करना। और सशक्तिकरण में ये जो मनरेगा है, ये एक अतिरिक्त इनकम, अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का काम था। सभी जानते हैं कि 100 दिन का काम था, और शुरू में जब आई थी तब राजस्थान में 80 रुपए इसके लिए मजदूरी न्यूनतम, जो बाद में बढ़ते बढ़ते आज 245 तक आ गई है। तो इसके माध्यम से ये था कि घर के अंदर जो मुख्य कमाऊ व्यक्ति है वो अपना दूसरा काम करता है, लेकिन परिवार में कई ऐसे सदस्य भी होते हैं जिनको बहुत ज्यादा भारी काम नहीं कर सकते, चाहे उसमें महिलाएं हों या उम्र में ज्यादा हो या शरीर से थोड़े कमजोर हो, अपाहिज हो। तो उन लोगों के माध्यम से भी जब पैसा आएगा तो वो पैसा अर्थव्यवस्था में घूमेगा, और वो अर्थव्यवस्था सब जगह, गांव की छोटी दुकान से लेकर के और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज तक को एक मनी का रोटेशन, धन का चक्रव्यूह घूमेगा। तो इसको लेकर के ये स्कीम बनाई गई थी, जिसको समय समय पर कई परिवर्तन करते हुए एक परिवर्तन यह भी किया गया कि इसके जो मजदूरी है, उस मजदूरी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ता है, उससे जोड़ करके इसकी आमदनी बढ़ाते बढ़ाते आज 245 तक लेके आए। अब जो नई योजना ये लेके आए हैं, उसके अंदर उन्होंने ये तो कह दिया भाई 245 से कम नहीं देंगे, लेकिन इस चीज का कोई प्रावधान नहीं है। तो महंगाई बढ़ेगी तो आने वाले टाइम में इसको हम मजदूरी को कैसे बढ़ाएंगे, इस पर गोल है। जैसा कि शिमला जी ने बताया, विष्णाराम जी ने बताया कि इन्होंने 60-40 का रेशियो इसलिए किया है, जैसे भजनों में कहा जाता है ना कि काया पड़ी रही और प्राण निकल गए। ये योजना पड़ी रहेगी पर इसमें प्राण नहीं होंगे। 40% ना तो राज्य मिला पाएंगे, ना केंद्र 7% देगा, और यदि कुछ हो भी गया, जिसमें बहुत बड़ा भेदभाव भी किया गया कि ये केंद्र तय करेगा कि किस राज्य में कहां पर क्या काम करना है। इसमें सीधी सीधी बात छिपी हुई है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर इस योजना में भेदभाव होगा। जहां सरकार है लेकिन जिन विधानसभाओं क्षेत्रों से भाजपा का कैंडिडेट नहीं जीता है, वहां पर भेदभाव होगा। यहां तक कि आजकल तो बूथ तक जा सकते हो, किस बूथ पे आपको मिला, किस बूथ पे नहीं मिला। तो ये सारा वो तय करेंगे। पहले इसमें योजना थी भी ग्राम सभाओं के माध्यम से तय होकर के सरपंच तय करते थे कि कहाँ क्या काम करना है। अब आप देखिए, मान लीजिए उन्होंने स्कीम तय कर दी और इन्होंने स्कीम तय कर दी। सपोज करो कोई भी एक गांव का नाम ले लो जो दूसरे गांव से 50 किलोमीटर दूर है। अब 50 किलोमीटर दूर ना तो वो रोज आ सकता ना जा सकता, अगर आएगा जाएगा तो जितनी मजदूरी मिलेगी उतना किराए में खप जाएगा या फिर जाएगा नहीं। तो कुल मिलाकर के इनका जो उद्देश्य है, उनको कांग्रेस के नाम से ही प्रॉब्लम नहीं है, उनको कांग्रेस के काम से भी समस्या है। तो जो कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नाम था,
मनरेगा। शुरू में इसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं था, पहले नरेगा था, जिसको बाद में जोड़ करके 2009 में महात्मा गांधी का नाम जोड़ के मनरेगा किया। अब उनको महात्मा गांधी के नाम से कितनी चिढ़ है वो इस बात से पता लगता है। यदि आपको कोई नाम लाना ही था तो आप नई योजना लाते, उसका अपना नाम रख लेते, क्या प्रॉब्लम थी? इनको ये है कि कांग्रेस का नाम भी मिटाना है, कांग्रेस का काम भी मिटाना है, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। ना तो कभी किसी से किसी का नाम मिटा है, ना कभी किसी का किसी से काम मिटा है। तो ये जो योजना है, इस योजना को एक तरह से निष्प्रभावी करने के लिए ये लेकर के आए हैं। और इसमें जो रोजगार आजीविका मिशन है, ये इसमें ना तो रोजगार है ना आजीविका है, मिशन सिर्फ एक है, वो है कांग्रेस के काम और नाम को मिटाओ। क्योंकि ये कांग्रेस के बराबर लाइन को नहीं खींच सकते, ये इनके बस की बात नहीं है, ना इनकी सोच है। तो इनका एक ही ध्येय रहता है कि कांग्रेस की लाइन को मिटाओ, छोटा करो, ओछा करो। और इसके लिए ये ऐसे ऐसे नाम का सहारा लेते हैं। आप कोई नाम के सहारे से कब तक चलोगे? कभी तो काम भी तो कर लो। तो हमारे मनरेगा के माध्यम से जो हमारे से प्रोग्राम आया है, आज ये प्रोग्राम है, कल उपवास का कार्यक्रम है, उसके बाद पंचायत स्तर पर होगा, फिर ब्लॉक स्तर पर होगा, फिर जिला स्तर पर होगा, उसके बाद फिर विधानसभा का घेराव भी है, क्षेत्रीय मीटिंगें भी है। तो ये पूरा एक 45 दिन का पूरा कार्यक्रम है, जिसके तहत आम जन को जगाने का है। और इसमें मैं आप मीडिया बंधुओं से, मीडिया के भाइयों से विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि जागरण की भूमिका में जो रोल आपका हो सकता है वो किसी और का नहीं हो सकता। प्लीज यह जो चीज है, इसको आप ये मत मानिए कि ये कांग्रेस की योजना है। दरअसल ये उस समाज के उस तबके को बचाने की योजना है जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वो तो है ही है। बिलो पॉवर्टी लाइन से लेकर के जो मिडिल क्लास के बीच का तबका है, जो सबसे बड़ा तबका है, उस तबके को बचाने की लड़ाई है। ये किसी कांग्रेस की भी लड़ाई नहीं है, ये किसी नाम को बचाने की लड़ाई नहीं है। महात्मा गांधी के नाम को तो ये कितना ही मिटा ले, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम को जाना जाता है तो वो महात्मा गांधी है। आप सदा नहीं रहोगे, ये तो वापस लौट के भी आएंगे। महात्मा गांधी अमर है, अमर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे पूर्व मंत्री भवन जी भाटी साहब से निवेदन करूंगा। हो गया, आप ही कर लीजिए। एक मंत्री जी को करने दो। नहीं होगी। धन्यवाद आप सब लोग पधारे। और जो मनरेगा का नाम बदलने सही थे, उसके विरोध कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में क्यों है, इन तमाम बिंदुओं पर हमारे प्रभारी महोदया जी ने पूरे विस्तार से पूरा ध्यान केंद्रित किया है। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इस अभी एक विशेष विरोध अभियान चलाएगी, जन जागरण का अभियान चलाएगी, एक जन आंदोलन करेगी, उसके बारे में भी बता दिया है। निश्चित रूप से ग्रामीण जो हमारा पंचायती राज का सिस्टम है, गांव के लोगों को रोजगार देने वाली जो योजना थी, इसको एक तरह से खत्म करने का ये प्रयास है केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। तो इसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर बीकानेर जिले में भी हर ग्राम पंचायत स्तर तक हम जाने का प्रयास करेंगे और एक जन जागरण अभियान चला करके केंद्र सरकार के इस जन विरोधी निर्णय का हम विरोध करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। धन्यवाद। सुनो भाइयों, तो नए साल शुभकामनाएं। देखो, आप सबने बुलाने का एक ही मकसद है कि वो जनता को डायरेक्ट जुड़े हुए मुद्दों है, और वो मुद्दों ये इसलिए है कि ये आप एक ऐसी ताकत हो, ऐसा स्तंभ हो कि आपके माध्यम से आम पब्लिक को फायदा मिल सकता है। सुनो, दूसरी बात मैं कहना चाहूँ कि बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब शहरी मनरेगा चालू करी नहीं। और बात शहरी मनरेगा की हालत कहीं होगी, मैं खुद जानो सबने पिछले 2 साल से एक पूरे शहर में गति हुई है। और थोड़ा दिन पहले ही हमारे अध्यक्ष जी और हमारा साथी पार्षद लोग इस मुद्दे ने उठायो और कलेक्टर सोन एसडीएम से बात करी कि भाई पैसा मिलना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में जिसको वो मनरेगा ने जो काम कर रही है, वह काम है कि संविधान ने घटिया हो गई है, कानून तो है वो मनरेगा कानून।
और आज देख सकते हो थे बात कितनी पंचायत में पतो कर लिया पिछले 2 साल में 1 रुपये को मिले ग्रामीण में पतो कर लिया। थोड़ा दिन पहले ही ना एक ओम जी सेन हमारे जो ओबीसी अध्यक्ष है मेरी माता जी एक्सपायर हो गया तो भवन सिंह जी में बैठा हुआ है तो गांव में लोग कहीं शिकायत करे भवन सिंह जी ने कह दिया कि 2 साल में पेमेंट मनरेगा वाले को नहीं है। तो इनकी मंशा साफ है, ये किसान विरोधी है। आवाम SC ST मध्यम वर्ग तमाम जाति को कैसे कमजोर करके कितना उतर सकते हैं ये उन्होंने काम किया है। हमारा इस प्रेस के माध्यम से आप सबसे यही अपील है कि आप इसमें हमारा सहयोग करो और आम जन का हम भला कर सके। इस आंदोलन के तहत इस मोदी जी के और अमित शाह की आंखें खुल जाए और आम जन का भला हो जाए। महात्मा गांधी मनरेगा एक ऐसी योजना थी, एक संबल था कि हर व्यक्ति को मजबूती का संबल था, उन्होंने उसको तोड़ने का काम किया है और गुमराह फिरा कर है ना आप लोगों को पेश कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद यशपाल जी। मुझे पता है कि आपका सबका कार्यक्रम बिजी है, कैमल फेस्टिवल 15 माह से बीच में आप सभी आए, वहाँ जाना भी है। 1 मिनट का और समय लेंगे। आदरणीय मंगलाराम जी आप मिनट कहेंगे, फिर वीरेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आपको हमारे प्रोग्राम के प्रभारी शिमला जी, जिलाध्यक्ष कृष्णाराम मदन जी, और धन्यवाद जी, अनिल जी, मेरे सारे मीडिया कर्मी और बोलने का मौका दिया इसलिए धन्यवाद। मैं कम बोलूँ, एक गांव जुड़ी योजना है, यह तो शिमला जी पूरी बात बता दी। गांव में देखो विकास हुए, देखो भी विकास हुए, वो नरेगा हुए और आज नरेगा की स्थिति आज 2 साल बंद है, 2 साल बंद है और एक पैसों का नहीं आ रही है। और गांव में जो भी विकास हुए, चाहे कच्ची सड़क हो, ग्रेवल सड़क, क्योंकि गाड़ियों गाँव में जोड़ना नहीं है, खेतों में जोड़ना नहीं है, या ब्लॉक या गाँव में ब्लॉक भी है गलियान में, और गलियान की सफाई है सोचता बिहार के तहत वो कुंड बनाया। तो जितनी मेरे कहना बताते हो कि जितनी भी योजना है सारी गांव की योजना और गांव की रीढ़ की हड्डी है। और आज गांव के माँ पैसों दिखवाओ गांव के माँ वो पूरा आदमी संपन्न। आज गाने थे कोरोना टाइम की बात बताऊँ। मैं कोरोना टाइम में शहर के माँ ज्यादा वो ऑटो और वितरण करता था, खाने को फेंके थे। तो गांव के माँ स्थिति टाइम ऐसा मानस रूप मोदी भारत में है। गांव में एक जगह नहीं है तो गांव मेरा संतन आता है, सारा पड़ोस जितना भी पैकेट बनते में सारा शहर के वहाँ है। तो नरेगा को जेल हो गया, गांव में संपन्नता तो नरेगा में है। तो नरेगा एक इस योजना है कि आज बंदी कर रहे हैं, मान लो 40% स्टेट गवर्नमेंट कर रहे तो बंदी मानो 40% नहीं तो राधा वो गवर्नमेंट घी वैसे राधा नाते वाह होता है वो अंकलों की बर्बाद करना। एक बात तो मैंने खाया ना कोई सभी साल भर को गौशाला में है, साल भर एक जनता ने कहते थी गाय को मुंडा को निकाले तो वहां से सारा ही खाली मीडिया बंधु थे सारे तो इस्तेम है यही मुद्दे में अगर पूरे इंडिया लेवल पर उछाल से तो भारत सरकार वापिस रास्ता पर लड़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंगलाराम जी गोदारा साहब। अब मैं वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो पधारे हुए सभी मीडिया के साथीगण को नववर्ष की शुभकामनाएं और आप यहाँ पधारे, आपका धन्यवाद। विशेष रूप से हमारी प्रभारी महोदया शिमला जी ने जो विस्तार के साथ में आज की इस आपसे प्रेस से रूबरू होने की जो सोच थी उसे आपको विस्तार के साथ में बताया। माननीय अध्यक्ष जी कृष्णाराम जी, माननीय अध्यक्ष जी मदन गोपाल जी मेघवाल साहब, आपने संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया, उपस्थित होने का मौका दिया। मंच सभी सम्मानित महानुभाव और पधारे हुए अन्य सम्मानित प्रतिनिधिगण, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि योजना के बारे में जितना शिमला जी ने विस्तार से बताया है
कुछ और बहुत कुछ बताने को नहीं रहा है, लेकिन ये बात सच है कि पहले काम की एक गारंटी थी। एक व्यक्ति भी अगर चाहता था कि उसको काम मिले तो वो अपने काम की मांग करता था, और काम ना मिलता था तो उसको कुछ न कुछ मुआवजे के रूप में देना प्रशासन की जिम्मेवारी होती थी। वो बात नजरअंदाज हो जाएगी। बजट की बात हम जहां तक करते हैं 60-40 का रेशो निकला। अब अगर 40% राज्य सरकार नहीं देगी, जिस तरीके से हमने देखा पेयजल स्कीम को लेकर के कितनी कवायद चली कि राज्य का हिस्सा नहीं आ रहा इसलिए केंद्र पैसा नहीं दे रहा, और कहीं पर राज्य पैसा दे रहा है तो केंद्र मंजूर नहीं कर रहा। ठीक वैसी सी स्थिति अब बनेगी। पूर्व में जो योजना थी, योजना को इतना विस्तृत रूप से बनाया गया था कि उसको जितना पढ़ा जाए उतना कम है, और जहां आपने पढ़ करके कोई अर्थ निकाला और आपने लाभ लिया। मैं मेरा व्यक्तिगत निवेदन आपको करना चाहता हूं कि मैं क्योंकि इस योजना को अभी केंद्र से जोड़ करके कर रहे हैं, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र लोककरण से भी बात करता हूँ। ब्रॉडगेज भी आई, रेलवे लाइन के आने के साथ में ब्रॉडगेज कुछ जगह पर थी, इधर हमारी ये दिल्ली वाली लाइन बाद में आई। गांव और खेत दोनों के बीच में रेलवे लाइन के कारण किसान का जाना नामुमकिन हो गया। एक्सीडेंट होते थे, पशुधन कटता था, गायें कटती थी। उस वक्त मैं एक प्रस्ताव लेकर के आया, उसमें जो लिखा था उसी को मैंने पढ़ा, और पढ़ करके मैंने जाना रूरल कनेक्टिविटी एक वर्ड था। उस रूरल कनेक्टिविटी वर्ड को पकड़ करके मैंने मेरा प्रस्ताव पेश किया। सामान्य भरत सिंह जी हमारे पंचायत राज मंत्री जी थे, वो भी कानून के बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने मेरी बात का पूरा मनन किया, और उसके बाद में उन्होंने माना कि इसको हम इसमें ले सकते हैं। और देश का सबसे पहले महानरेगा योजना में रेलवे अंडर ब्रिज स्वीकृत कराने वाले भी हम थे और बनवाने वाले भी हम थे। नरेगा के अंदर हमेशा रोल मॉडल रहा आंध्र प्रदेश। मेरा अनेकों बार जाना रहता था। सबसे पहले जब मनरेगा लागू हुई थी उस वक्त यहाँ राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैंने उस वक्त भी एक मुद्दा चलाया था, और मुद्दा चला करके हमने धरना भी लगाया था और बहुत सारे करेक्शन भी कराए थे कि योजना में पारदर्शिता और हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक इस काम को कराया, उसके लिए आंध्र प्रदेश की टीम तक यहाँ आती थी, और आकर के वो सर्वे करने के लिए आते थे और बात करते थे कि रेल निकल जाती है, पुल गिरता नहीं है। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं। लेकिन इतना कामयाब एक हमने जो उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया, इस प्रकार के बहुत से कामयाब काम स्थानीय स्तर पर स्थानीय सोच से जो होने वाले थे उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। शिमला जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। अब आप अगर कोई स्थानीय स्तर पर आपकी आवश्यकता का प्रस्ताव लेकर के चलेंगे तो उसको तो दिल्ली तक जाते जाते प्रस्ताव और वो तब जोड़ देगा, और वो काम नहीं हो पाएगा। मैं इसी के साथ धन्यवाद करूंगा, बहुत लंबी बात नहीं करते हुए, और आप सबका भी धन्यवाद है कि आपने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत आभार। जय हिंद। अब आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बता दी आपने बात। फरवरी 25 तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा। इस दरमियान आचार संहिता अगर लगी, क्योंकि इस बार चुनाव भी वो करवाने के मूड में है, पहले पंच सरपंच के करवाने के मूड में है, उसके बाद वो जिला परिषद के पंचायत समितियों के करवाने के मूड में है, तो इस प्रकार अगर ये आचार संहिता लग गई तो क्या ये संग्राम आपका जारी रहेगा? क्या संग्राम हमारा जारी रहेगा। आचार संहिता का पालन करते हुए कार्यक्रम आगे जारी रखेंगे। निर्वाचन जो यहाँ अधिकारी है उनसे रिटर्न में लेकर आगे के जो प्रोग्राम सारे होते हैं, चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे रैली हो, फिर हमें परमिशन लेकर करना होता है, वो हमारा जारी रहेगा। अभी भी काम करते हैं। चुनाव तो जो चुनाव करवाते तो भी चुनाव करवाते जी। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, हाई कोर्ट बार बार कह रहे हैं, इनकी मंशा है क्या चुनाव कराने की? हमारी पंचायतों का कार्यकाल जो भारतीय संविधान के अंदर अलग अलग आर्टिकल के अंदर व्यवस्था दी गई है कि 5 साल का कार्यकाल, चाहे सरपंच है चाहे प्रधान है, पंचायत समितियों के कार्यकाल पूरे हो गए तो चुनाव उस समय सीमा के अंदर करवाने होते हैं जो निर्धारित समय सीमा है। अभी तक करवाए हैं कि इन्होंने? अभी इनकी कोई मंशा चुनाव की नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट लगा पड़ा है इनका पीछे कि आप चुनाव कराओ। इनका जो वन इलेक्शन वन नेशन का जो एजेंडा है ऐसे कराएंगे, अभी तक हमें तो नहीं लगता। लेकिन जे चाहे 4 संहिता लग जाए, लेकिन जन जागरण हमारा घर घर जो चलाने का सिस्टम है इसको हम लेके जाएंगे, क्योंकि जी हर चीज को राम के नाम से जोड़ते हैं। क्या हम राम को मानने वाले लोग नहीं है? जी राम कैसे नाम इन्होंने देखो मनरेगा को इन्होंने जोड़ के देखा है। तो हर चीज को धर्म के साथ जोड़कर जनता को मूर्ख बनाने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। आपने भी देखा कि जनता का चुनाव भी आपने देखा है, जनता ने किस तरह से इनके 2 साल के कार्यकाल को नकारा है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि जो एक मजदूर है, एक गरीब है, एक किसान है, उसके पेट पे इन्होंने किस तरह से लात मारी।
तो हम इसको लेके जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे और जनता आने वाले वक्त में इनसे सवाल करेगी। शिमला जी, मेरा एक सवाल था, अभी आपने साथी जी। बेनीवाल जी ने पार्शलिटी पर एक सवाल किया था, पारदर्शिता की बात कर रहे थे। मनरेगा में केंद्र की जो सरकार या भाजपा जो सरकार है वो पार्शलिटी के नाम पर ऑनलाइन हाजिरी का काम कर रही है और उसके अलावा एक चीज और कर रही है, वो इसको लेकर वो पार्शलिटी कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। क्या कांग्रेस के पास कोई तकनीकी मॉडल है इसका जिससे उसका विरोध नहीं करके कोई समाधान बताए? नहीं, आप बताएं, ये योजना 2006 में लागू थी, कांग्रेस ने कितने साल चलाई? 14 से लेके अब तक तो यही चला रहे हैं ना। पारदर्शिता के नाम पे कुछ नहीं भाजपा का, जो एक दलित का, एक मजदूर का, इस पे इनके हितों पे कुठाराघात करने का काम। आज आप मनरेगा की कितने हमारे स्टेट है, हजारों करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा है इनका। पारदर्शिता क्या है आप बताइए? पारदर्शिता के नाम पे ठगने का काम और कुछ नहीं, जनता को मूर्ख बनाने का काम है। ऑनलाइन हाजिरी है, एक किसान है, बायोमेट्रिक की जो बात कर रहे हो कि मशीन के ऊपर अंगूठा लगेगा तभी आपकी हाजिरी लगेगी, लेकिन मेरे को बताओ, एक किसान है जो दिन रात मेहनत करता है, उनकी अंगूठे की लाइनें हैं वो घिस जाती हैं, कई बार उसमें नहीं आती है। कई बार ऐसी जगह है जो मेरा जो टिब्बा बेल्ट है वहाँ नेट की भी दिक्कत रहती है, कई बार उसमें जो नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या उस आदमी की उपस्थिति नहीं दर्ज होगी, अटेंडेंस नहीं लगेगी? बस उस बायोमेट्रिक, उस टेक्निकल इशू को बनाकर मजदूर को काम नहीं देना इनका काम और जनता को मूर्ख बनाना। तकनीकी जटिलता जो आप बता रही है वो तकनीकी जटिलता हो सकती है, उसका कोई आपके पास समस्या का समाधान है? नहीं, शुरुआत तो 14 से लेके बैठे हैं ना, शुरुआत इनकी कुछ ही नहीं है। कौन सा इन्होंने, तो मैं कह रही हूँ कि मजदूर को खत्म करना इन्होंने। आगे जो जनता काम मांगती थी 15 दिन में, स्टेट की जहाँ जिम्मेदारी बनती थी कि वो काम देगा, अब इनकी आपूर्ति पे बजट नहीं है तो काम नहीं है। ये तो अल्टीमेट मुद्दा उठता रहा है मनरेगा को लेकर, बुनियादी ढांचे की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। मतलब लोग कहते हैं कि मनरेगा में सिर्फ गड्ढे खोदने और गड्ढे भरने का काम हुआ है, एसेट क्रिएशन जिसको बोलते हैं या स्थायी जो काम है संपत्ति, वो कहीं क्रिएट नहीं हो पाई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो इसमें एक रोजगार, अभी आपने जैसे अकाल पड़ता है, जब बाढ़ आ जाता है तो उस वक्त जो लोग हैं काम तो करते हैं ना, टास्क दिया जाता है, उस टास्क को पूरा करते हैं। कोई कमी है, इनको अच्छे काम में लगाओ ना, किसने मना किया? आप उनको, जब हमारे जो ग्रेवल सड़क बनती है उसमें नरेगा के मजदूर नहीं लगते क्या? तो सड़कें बनती है, अच्छी चीजों में भी तो लगता है। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि हमको कौन सा टास्क देते हैं। शिमला जी, एक सवाल है मेरा। 2006 से लेकर 2014 तक आपकी सरकार थी, 2014 से लेकर 2025 तक मोदी जी की सरकार है। आप आज यहाँ है, कल भी आप रहेंगे, दोनों जिला में बैठे हैं। एक डाटा हमें प्रोवाइड करवा देना, आप थोड़ा सा ऊपर से देखिए, तो 2006 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2025 तक कितने पैरा ऑडिट में गड़बड़ियां सामने आई है, कितने लाख करोड़ का घोटाला जो हुआ है समानांतर दोनों कार्यकाल का, वो आप थोड़ा प्रोवाइड करवा देंगे? नहीं, ये देखो आपका प्रश्न है, क्या घोटाले जी राम जी करने से बंद हो जाएंगे क्या? नहीं, बात कह रही हूँ मैं, ये इनका एक ही है कि राम जी के नाम से जोड़कर इन्होंने करने का है। पहले मेरा सवाल, मैंने क्या कहा कि मनरेगा आपने लिखा है, मनरेगा MNREGA को लिखा है आपने, समझ लीजिएगा। एक मिनट, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, आज 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे जब भी आपको सुविधा मिले, 2006 से लेकर 2014 और 2014 से लेकर 2025 कितने पैरा ऑडिट में कितने लाख करोड़ के घोटाले हुए, दे देंगे आप, दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे। मैडम, ये सदन में बिल बन गया, बिल का प्रारूप ले लिया, कानून बन गया है और कांग्रेस सदन से वॉकआउट करती है, तो ये सदन की लड़ाई है। आप नहीं, सदन की भी लड़ाई, सदन में क्यों नहीं लड़ रहे? हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर कितना लड़ते हैं? ये किसी चीज पे डिस्कशन करना चाहते हैं क्या? ये विपक्ष का तो बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, सिवाय नेहरू जी पे, सिवाय और तो इनका कोई विजन नहीं है कि भारत को किस तरह से हम आगे लेके जाएं, जो बेरोजगारी है इसको किस तरह से खत्म करें, किस तरह से किसान को हम उन्नत करें, किस तरह से हम जनहित से किस तरह से हमारे भारत को आगे लेके जाएं। इनका कोई विजन नहीं है, सिवाय विपक्ष को खत्म करने से, कांग्रेस की जो योजनाएं बनी है उनको खत्म करना, इनका कोई विजन नहीं है। आप भी बता दीजिए, अभी दिल्ली पेपर में पढ़ रहे हो, टैरिफ अमेरिका वाला, और आप सब देख रहे हो, शायद उसमें मैं नहीं जाना चाहती, आपको मेरे से ज्यादा पता इन चीजों का। कांग्रेस का विरोध मनरेगा का है या जी राम जी का है? नहीं, हम विरोध क्यों करेंगे? नहीं, रोजगार की बात करें तो मनरेगा में 100, तो महात्मा गांधी से इनको क्या नफरत थी? जबकि जी राम जी ने 125 दिन की गारंटी। नहीं, आप बताइए, महात्मा गांधी से इनको क्या नफरत? वो तो वहीं दे सकते थे। नहीं, नाम राम को तो सभी मानते हैं,
धर्म से जोड़ के जो काम करते हैं, हमेशा लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। तो जो आपने 125 दिन की बात करी है ना, इस बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अभी जो मनरेगा के एवरेज निकला ना वो 45 डेज है। जब 45 दिन का काम दे रहे हो तो 125 तक पहुंचोगे। ये 125 धोखा देने के लिए है। जो चीजें जो है ना इसमें इस योजना को खत्म करने के लिए ढाल के रूप में 2 चीजें काम दी गई है, एक तो 125 दिन और एक नाम। असल में खोटे काम को छिपाने के लिए इन चीजों का सहारा लिया जा रहा है। एक शिमला जी, मेरा आखिरी सवाल था आपसे ही। बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या वो फंड जारी करती है मनरेगा के लिए, या ऐसा कोई उनका अब तक का कोई है? नहीं, देखो हर स्टेट के अंदर मजदूरी भी अलग है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ 90-10 का रेशो भी है, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। शहरी क्षेत्र में जैसे पीछे आए थे कि शहरी रोजगार गारंटी योजना लेके आए थे, तो जीतू की हर स्टेट की एक अलग अलग चीज है, वहाँ पैसा उपलब्ध है। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा कि हजारों करोड़ रुपए पड़े जो